मेरे 18वें जन्मदिन पर मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने किसी को घायल कर दिया था। मैं खुद आगे आया और अपने दोस्त की जगह सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। लेकिन जिस दिन मैं जेल से बाहर निकला, मुझे घर ले जाने के लिए एक भी इंसान नहीं आया। यहाँ तक कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त की परछाई तक दिखाई नहीं दी। पूरे 5 साल बाद मैंने आखिरकार फिर से सूरज की रोशनी देखी। मुझे आज भी याद है, 5 साल पहले जब मैं जेल गया था, तब मेरे दोस्त ने कहा था कि वे मुझे सबसे बड़े सम्मान के साथ वापस लेकर जाएंगे। मैं रात तक इंतजार करता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। आखिर में मैं अपना थका हुआ शरीर घसीटते हुए वहां से निकल गया। उस समय तक भी मुझे यही लगता रहा कि शायद मेरा दोस्त बस समय भूल गया होगा, क्योंकि मेरी रिहाई की तारीख तो 3 साल पहले ही तय हुई थी। वह पहले भी हर काम लापरवाही से करता था और मुझे लगा इस बार भी वही हुआ होगा। मैं एक साधारण होटल में कमरा लेकर रुका, 150 युआन खर्च की, जल्दी से नहाया और बिस्तर पर लेट गया। तभी मुझे 5 साल पहले अपने दोस्तों के साथ बिताई हुई बेफिक्र जिंदगी याद आने लगी। 5 साल हो गए थे। आज आखिरकार मैं उस अकेलेपन से छुटकारा पाने वाला था। फिर मैंने बिस्तर से एक कार्ड उठाया और एक नंबर मिला दिया। फोन के दूसरी तरफ से एक लड़की की मीठी आवाज आई, हेलो सर, आपको किस सर्विस की जरूरत है? मैंने ज्यादा बात नहीं की, सीधे उसे अपना लोकेशन बताया और फोन काट दिया। फिर आराम से बिस्तर पर लेटकर जेल के दिनों को याद करने लगा। जेल में मैंने 7 बड़े भाइयों को अपना मेंटोर बना लिया था। इन 5 सालों में अगर उन्होंने मेरी देखभाल माँ बाप की तरह न की होती तो उन मर्डरर्स ने कब का मुझे खत्म कर दिया होता। तभी डोर बेल बजी। मैंने बाथ टॉवल ठीक से लपेटा और मुस्कुराते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गया। 5 साल हो गए थे कमबख्त। 5 साल से मैंने किसी औरत को छुआ तक नहीं था। उस वक्त मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि जैसे बाहर निकल आएगा। मैं तो अभी उसी पल दौड़कर उसके पास जाना चाहता था। मैंने दरवाजा खोला और तुरंत कहा, छोटी जान, तुम्हारी बहुत याद आई। लेकिन यह कहते ही मैं पूरी तरह से सन्न रह गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल पर चाकू चला दिया हो। अभी जो खूबसूरत ख्याल मेरे मन में थे वे एक पल में गायब हो गए। वह चेहरा इतना जाना पहचाना था। सामने खड़ी उसे देखकर मेरे हाथ कांपने लगे। वह मेरी छोटी बहन थी, जियांग याओ। मेरी बहन, वह ऐसा काम कैसे कर सकती थी? जियांग याओ ने मुझे पहचान नहीं पाया, क्योंकि मैंने सिर मुंडवा लिया था और खुद को ठीक से संवारा भी नहीं था। उसी पल मेरी आंखें लाल हो गईं। जब मैंने चेन हाउ के लिए सजा अपने सिर ली थी, तब उसने मुझसे वादा किया था कि वह मेरे परिवार का ख्याल रखेगा और कभी उन्हें तकलीफ नहीं होने देगा। लेकिन अब क्या हुआ? मेरे हाथ में पकड़ी सिगरेट बेबस होकर जमीन पर गिर गई। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। तभी जियांग याओ को भी शायद मेरी पहचान का अंदाजा हो गया। मैं लाल आंखों के साथ उसके पास गया और कहा, याओ याओ, माफ कर दो, माफ कर दो। तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। मेरी बात खत्म होते ही उसकी आंखों से आंसू नदी की तरह बहने लगे। इन 5 सालों में मैं हमेशा यही सोचता रहा कि वह अच्छी जिंदगी जी रही होगी। मैं समझता रहा कि चेन हाओ और लियू छिन ने मेरी जगह सब जिम्मेदारियां निभाई होंगी। लेकिन तभी जियांग याओ ने रोते हुए कहा, भैया, और दौड़कर मुझसे लिपट गई। भैया, आपको नहीं पता, जिस दिन आप जेल गए थे उसके बाद चेन हाओ और लियू छिन दीदी ने कभी मेरी परवाह नहीं की। मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। मुझे लगा कि वह भावनाओं में बह रही है। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, याओ याओ, डरो मत, तुम्हारा भाई वापस आ गया है। जब तक तुम्हारा भाई जियांग चेंग जिंदा है, कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। वह रोते हुए बोली, भैया, मुझे आपकी बहुत याद आती थी। उन्होंने मुझे कभी आपसे मिलने भी नहीं दिया। इस समय मेरे आंसू मेरे कपड़ों को भिगो चुके थे। जियांग याओ 5 साल का सारा दर्द और अपमान बाहर निकाल रही थी। हमारे माँ बाप नहीं थे। हम बचपन से एक दूसरे का सहारा बनकर बड़े हुए थे। हमेशा से मैं, जियांग चेन, उसकी सबसे बड़ी ताकत था। लेकिन मेरे जेल जाने के बाद उसका वह सहारा भी छिन गया। अगर चेन हाओ और बाकी लोगों ने उसकी मदद नहीं की तो मैं सोच भी नहीं सकता कि उसने ये 5 साल कैसे बिताए होंगे। मैंने उसके आंसू पोंछे और कहा, याओ याओ, आओ, मुझे बताओ, इन 5 सालों में क्या क्या हुआ? मैंने उसके गोरे चेहरे पर बहते आंसू अपने हाथ से साफ किए। उसका मन धीरे धीरे शांत हुआ। फिर वह बिस्तर पर बैठ गई, लाल आंखों के साथ, और ऐसी बातें बताने लगी जिन्हें सुनकर मैं हैरान भी हुआ और मेरा दिल भी टूट गया। आपके जेल जाने के बाद चेन हाओ और सुन हाओ ने पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया। लियू छियन हमेशा चेन हाओ के साथ रही। बाद में उनकी ताकत बढ़ती गई। 3 साल पहले उन्होंने बिनहाई के सबसे बड़े गैंग 3 हार्मनी सोसाइटी को भी हरा दिया। उसके बाद मैंने चेन हाओ को दोबारा कभी नहीं देखा। मैंने भौहें सिकोड़ ली। जियांग याओ ने अभी तक यह नहीं बताया था कि इन 5 सालों में चेन हाओ ने उसके साथ क्या किया। मैंने पूछा, याओ याओ, उस समय चेन हाओ ने मुझसे वादा किया था कि वह तुम्हारा अच्छी तरह ख्याल रखेगा। मेरी बात सुनकर जियांग याओ हंस पड़ी। मेरा ख्याल रखेगा? भैया, आप बहुत भोले हो। चेन हाओ ने कभी आपकी परवाह ही नहीं की। मेरी आज जो हालत है उसकी वजह वही है। क्या? ये सुनते ही मेरे शरीर की हर सेल उबलने लगी, सचमुच उबलने लगी। भैया, आपको नहीं पता, बाद में मुझे पता चला कि उस समय आपका जेल जाना दरअसल चेन हाओ और उस जहरीली औरत लियू छियन की साजिश थी। मैंने बाद में कई बार कोर्ट में अपील की, लेकिन चेन हाओ के पास इतनी पावर थी कि मैं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी। याओ याओ, जो तुम कह रही हो वो सच नहीं हो सकता। मैं यकीन नहीं कर सकता। मैं नहीं मान सकता कि चेन हाओ मेरे साथ ऐसा करेगा। मैंने उसके लिए इतनी चीजें छोड़ दी और उसने मुझे यही बदला दिया। ये कहते हुए मेरी आवाज कांपने लगी। आंसू फिर से जियांग याओ की आंखों से बहने लगे। हम दोनों को उन्होंने बेवकूफ बनाया। तभी अचानक जोरदार धमाके के साथ कमरे का दरवाजा लात मारकर खोल दिया गया। बनियान पहने एक युवक ने मेरी तरफ उंगली करके गुस्से में चिल्लाया, हरामखोर, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ कमरा लेने की हिम्मत कैसे हुई? मरना है क्या? मैंने अचानक सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसी पल मेरे दिमाग में 3 शब्द चमके, हनी ट्रैप। मैं भी कुछ पल के लिए हैरान रह गया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, जियांग याओ का चेहरा लाल हो गया और वह तुरंत उठकर उस युवक के पास गई। यूनिंग भैया, माफ कर दीजिए, ये मेरे बड़े भाई हैं। जियांग याओ की बात
सुनते ही मुझे सब समझ आ गया। ये लोग लोगों को फंसाकर पैसे ऐंठने का धंधा करते थे, लेकिन आज गलती से इनके सामने मैं आ गया था। वह युवक भी कुछ देर तक मुझे घूरता रहा, फिर उसने जियांग याओ की तरफ देखा। जियांग याओ ने दांत भींचकर सिर हिला दिया। मैं साफ देख सकता था कि वह डरी हुई थी। अगले ही पल वह युवक आग बबूला हो गया और उसने सीधे जियांग याओ के चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया। मेरा दिल ऐसे दर्द करने लगा जैसे किसी ने उस पर चाकू चला दिया हो। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इन 5 सालों में जियांग याओ ने क्या क्या सहा होगा। मेरे शरीर का खून खौलने लगा, मेरी आंखें लाल हो गईं और मेरी मुठियां कस गईं। जब मैं जियांग चेंग उसके साथ था तब किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसे परेशान करे, लेकिन अब मिंग भैया माफ कर दीजिए, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, इस बार मुझे और मेरे भाई को छोड़ दीजिए। लेकिन माँ मिंग का चेहरा और भी डरावना हो गया। उसने ठंडी आवाज में कहा, जियांग याओ, तुम मुझे क्या समझती हो? तुम्हें पता है कितने समय से तुम कोई ग्राहक नहीं ला पाई हो। आज मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन है। 3000 युआन दिए बिना यहाँ से कोई नहीं जाएगा। ये कहते हुए उसने फिर से हाथ उठाया और जियांग याओ को थप्पड़ मारने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसका हाथ उसके चेहरे तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि मैं उसके सामने खड़ा था। मैंने उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया। माँ मिंग कुछ पल के लिए दंग रह गया। शायद उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी ही टेरिटरी में कोई उससे टकराने की हिम्मत करेगा। उसने झटके से मेरा हाथ छुड़ाया, दोनों हाथ सीने पर बांधे और घमंड से बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता तू कौन है, मैं बहस नहीं करता। 3000 निकाल और मामला खत्म कर। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मैं मुड़ा और जियांग याओ के चेहरे पर पड़े लाल थप्पड़ के निशान को देखने लगा। मेरा दिल दर्द से भर गया। बचपन से आज तक मेरी सुरक्षा में उसने कभी किसी का अत्याचार नहीं सहा था। याओ याओ मत रो, जब तक तुम्हारा भाई जियांग चेन जिंदा है कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। वह रोते हुए मेरा हाथ पकड़कर बोली, भैया आप चले जाइए, अब वो समय नहीं रहा जो 5 साल पहले था। वे लोग अब नहीं रहे। उसकी बात सुनकर पीछे खड़ा माँ मिंग जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी मेरे कानों में आग की तरह लगी। उसी क्षण मेरा धैर्य टूट गया। मैंने पूरी ताकत से एक थप्पड़ उसके चेहरे पर दे मारिज हो गई। वह मुझे अवाक होकर देखती रही। उसका हाथ अभी भी मेरे हाथ को पकड़े हुए था। जिस दिन वह पैदा हुई थी उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि दुनिया का कोई इंसान उसे रुला नहीं पाएगा। माँ मिंग फिर हंसा और उंगली दिखाकर बोला, हाँ मैंने इसे परेशान किया है तो क्या कर लेगा, मैं तुझे बताता हूँ। ये पिछले 3 साल से मेरे यहाँ कुत्ते की तरह जी रही है। मैंने इसे 3 साल तक दबाकर रखा है। अगर हिम्मत है तो बदला ले ले। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। फिर मैंने अपनी जेब से वह खंजर निकाला जिस पर जेल में अनगिनत लोगों का खून लग चुका था। मेरे बड़े भाई ने इस खंजर का नाम टाइगर ब्लेड रखा था। ये वही खंजर था जो उसने मुझे दिया था। माँ मिंग ने उसे देकर भी घमंड से कहा, क्या करेगा, मुझे चाकू मारेगा? वह मेरे पास आया, अपने पेट पर हाथ मारा और बोला, चल मार, देखता हूँ कितनी हिम्मत है। बाहर जब मैं लोगों को काटता था तब तू पता नहीं कहाँ छिपा बैठा था, चल मार मुझे। उसके दिल में पूरा यकीन था कि मैं सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने जियांग याओ के बालों पर हाथ फेरा और मुस्कुरा कर कहा, याओ याओ, इन 5 सालों में तुमने जितने भी अपमान और दर्द सहे हैं मैं उनका हिसाब एक एक करके चुकाऊंगा। यह कहकर मैंने खंजर को पूरी ताकत से आगे धकेल दिया। छपाक, खंजर सीधा उसके पेट में ढंस गया। खून फव्वारे की तरह बाहर निकलने लगा। एक पल में माँ मिंग का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं सचमुच वार कर दूंगा। तू मरना चाहता है क्या? तुझे पता है मैं कौन हूँ? तुझे पता है ये इलाका किसका है? तभी जियांग याओ घबरा कर चिल्लाई, भैया बस कीजिए और मत मारिए, आप अभी अभी जेल से निकले हैं। अगर आप फिर अंदर चले गए तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? इन 5 सालों में मैंने कितना दुख सहा है आपको पता भी है। उसकी बात सुनते ही मेरी आंखें फिर भर आईं। मेरे हाथ कांपने लगे। मेरे हाथ से खंजर गिरकर जमीन पर जा पड़ा। याओ याओ माफ करना। काफी देर बाद जब उसका मन थोड़ा शांत हुआ मैं झुककर जमीन पर पड़े माँ मिंग के सामने बैठ गया और धीमी आवाज में बोला, याद रखना मेरा नाम जियांग चेन है, अगर बदला लेना हो तो सीधे मेरे पास आना। इतना कहकर मैंने एक कार्ड उसके ऊपर फेंका और जियांग याओ को लेकर होटल से बाहर निकल गया। बाहर आने के बाद जियांग याओ मुझे घर ले जाने लगी। रास्ते में उसने मुझे बहुत सारी बातें बताई, लेकिन फिर भी मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि हेजी और लियू चियन ने मेरे साथ धोखा किया होगा। मैंने सिगरेट जलाई और उसकी तरफ देकर पूछा, याओ याओ कहीं तुम्हें उनके बारे में गलत फहमी तो नहीं हुई? उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और रोते हुए बोली, भैया आपको याद है ना उस समय फेई भैया ने कहा था कि भविष्य में गैंग का उत्तराधिकारी आप और हेजी में से कोई एक बनेगा? मैंने सिर हिलाया। हाँ मुझे याद है, 5 साल पहले मैं और हेजी पूरे इलाके के सबसे ताकतवर लोग थे। हम मेंगलोंग गैंग के बैटल हॉल लीडर फेई भैया के आदमी थे। उस समय हेजी मेरा सबसे करीबी भाई था। हम दोनों में से किसी एक को ऊंचा पद मिलने वाला था, लेकिन जब मैंने उसकी जगह सजा अपने ऊपर ली तो वह आसानी से ऊपर पहुंच गया। याओ याओ फेई भैया कैसे हैं? क्या वे ठीक हैं? मैंने सिगरेट का टुकड़ा फेंक दिया। मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। मुझे याद आया कि कैसे फेई भैया हमेशा सख्ती से मेरी ट्रेनिंग करते थे। अगर वे न होते तो मैं बहुत पहले मर चुका होता। तभी मैंने देखा कि जियांग याओ फिर रोने लगी है। याओ याओ तुम क्यों रो रही हो? उसने आंसू पोंछते हुए कहा, भैया आपके जेल जाने के 1 साल बाद मेंगलोंग गैंग को सांडू गैंग ने बुरी तरह तबाह कर दिया था। और हेजी को क्या हुआ? मैंने बेचैनी से पूछा। उसने फेई भैया को धोखा दे दिया। अगर उसने गद्दारी न की होती तो आज मेंगलोंग गैंग पूरे बिन्हाई पर राज कर रहा होता। उसकी बात सुनते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने पर हथौड़ा दे मारा हो। हेजी को छोड़ो, फेई भैया कहाँ हैं? उनका क्या हुआ? मैंने लगभग गरजते हुए पूछा। ये सुनकर जियांग याओ फिर रो पड़ी। उसने मुंह खोला और बोलने ही वाली थी कि मैं कुछ कह ही रहा था कि अचानक मेरा फोन बज उठा। मैंने अपनी भावनाओं को थोड़ा संभाला और कॉल रिसीव की। खराब मूड में मैंने कहा, कौन है? दूसरी तरफ से एक अजीब और तंज भरी आवाज आई, जियांग चेन कैसे हो? उस आवाज को सुनते ही मेरा दिल सिमट गया। मैंने जवाब दिया, मैं ही जियांग चेन हूँ, तुम कौन हो? दूसरी तरफ से हंसी सुनाई दी। अभी अभी तूने मेरे छोटे भाई को पीटा है और पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ। ये सुनते ही मुझे तुरंत समझ आ गया कि मामला क्या है। मैंने कड़वी मुस्कान के
साथ कहा, ठीक है बताओ इस मामले को कैसे सुलझाना चाहते हो। सामने वाले ने ठंडे स्वर में कहा, कल सुबह 8 बजे 5 स्टार स्ट्रीट के नंबर 2 मिडिल स्कूल में मैं स्पोर्ट्स ग्राउंड पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैंने एक सिगरेट जलाई और धीमे से पूछा, अगर मैं नहीं आया तो? दूसरी तरफ की आवाज अचानक खतरनाक हो गई। मुझे पता है तुम्हारी एक बहन है जिसका नाम जियांग याओ है। मेरे बॉस का नाम हो यानतांग यानी फागे है। अगर तुम नहीं आए तो अंजाम क्या होगा ये तुम्हें अच्छी तरह पता है। मेरे फोन पर उस आदमी का नाम सुनते ही मेरे मन में एक ख्याल आया, हो यानतांग का फागे, क्या वो श्याओ फा हो सकता है? वही चेन फा जो कभी मेरा छोटा भाई हुआ करता था। लगता है यह लड़का अब काफी आगे बढ़ चुका है, यहाँ तक कि हो यानतांग का बॉस बन गया है। तभी फोन के दूसरी तरफ की आवाज और भी ठंडी हो गई। मैं जो बोल रहा हूँ सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, ठीक है मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। मेरी बात खत्म होते ही उधर से मजाक उड़ाने वाली हंसी सुनाई दी। मेरे आदमी पर हाथ उठाने की हिम्मत की है तूने, हरामखोर। कल मैं तुझे सिखाऊंगा कि दुनिया में कैसे जीते हैं। इस वॉकिंग स्ट्रीट इलाके में आज तक किसी ने भागे की। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने फोन काट दिया। जियांग याओ ने मेरी तरफ देखा और पूछा, भैया किसका फोन था? मैं मुस्कुराया और उसके बाल सहलाते हुए बोला, कुछ नहीं, बस एक पुराना दोस्त था। सच कहूं तो मैं नहीं चाहता था कि जियांग याओ इन सब झगड़ों में फंसे। मुझे पता था कि इन 5 सालों में उसने जितना दुख झेला है उतना शायद किसी को नहीं झेलना चाहिए। मैंने मन ही मन कसम खाई कि आज से मैं उसकी हर खुशी और हर सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठाऊंगा। फिर मैंने पूछा, याओ याओ मुझे बताओ फेई भैया का क्या हुआ? जियांग याओ ने गहरी सांस ली और बोली, फेई भैया अचानक गायब हो गए थे। कुछ लोग कहते हैं कि वे मर चुके हैं। उसकी यह बात सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने पर भारी हथौड़ा मार दिया हो। फेई भैया के साथ कुछ हो गया था। मैंने अपनी मुठियां भींच ली। अब मुझे हर हाल में उस समय की सच्चाई पता लगानी थी। इसके बाद मैं और जियांग याओ घर लौट आए। घर की हालत देखकर मेरा दिल बैठ गया। चारों तरफ वीरानी थी। जियांग याओ ने बताया कि वह भी काफी समय से घर नहीं आई थी। मजबूरी में उसे बाहर रहना पड़ता था। हमने मिलकर थोड़ा घर साफ किया। फिर वह रसोई में गई और मेरे लिए कुछ साधारण लेकिन स्वादिष्ट खाने बनाए। हम दोनों साथ बैठकर खाना खाने लगे। उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मैं फिर से 5 साल पीछे लौट गया हूँ। मैंने खिड़की के बाहर चमकते तारों को देखा और अनजाने में लियू छियन की याद आने लगी। मैं अब भी समझ नहीं पा रहा था कि जियांग याओ को लियू छियन और हेजी से इतनी नफरत क्यों है। सच कहूं तो मुझे उन दोनों पर 100% भरोसा था। मुझे लगता था कि शायद जियांग याओ और उनके बीच कोई गलत फहमी हो गई होगी। बचपन से ही उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे। यहाँ तक कि अगर मैं बीच में ना होता तो शायद वे दोस्त भी नहीं बनते। इसी तरह पूरी रात बीत गई। अगले दिन सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गया। बाहर जाकर जियांग याओ के लिए नाश्ता खरीदा। उसे गहरी नींद में सोते हुए देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने उसके प्यारे चेहरे को हल्के से छुआ, उसके ऊपर चादर ठीकी और चुपचाप घर से निकल गया। बाहर जाकर मैंने एक मोटरसाइकिल टैक्सी रोकी। ड्राइवर ने पूछा, कहाँ जाना है? मैंने जवाब दिया, नम 2 मिडिल स्कूल। गाड़ी में बैठते ही मेरे चेहरे पर फिर मुस्कान आ गई। नम 2 मिडिल स्कूल। 5 साल पहले मैं यहीं पढ़ता था। उस समय पूरे स्कूल में कोई ऐसा नहीं था जो हमारे नाम से परिचित न हो। हम चारों को हेवन एंड अर्थ 4 टाइगर्स कहा जाता था। मैं था बड़ा भाई स्काई टाइगर, हेजी था अर्थ टाइगर, तीसरा था विजडम टाइगर जांग शाओ और चौथा था ऑनर टाइगर शुए मोफेंग। मैं सिर हिलाकर हल्का सा हंसा। वे सुनहरे दिन अब बीत चुके थे। आज वे तीनों अपने अपने इलाके के बड़े नाम बन चुके थे और मैं तो अभी अभी जेल से निकला एक आदमी था। फर्क आसमान और जमीन जैसा था। लेकिन आज मैं फिर से उस जगह लौट रहा था जहां हमारी जवानी, हमारी दोस्ती और हमारे सपने शुरू हुए थे। कुछ देर बाद मैं स्कूल पहुंच गया। लेकिन जैसे ही मैंने स्कूल के गेट में कदम रखा, एक हल्की खुशबू मेरी नाक तक पहुंची और अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। एक खूबसूरत महिला जो फॉर्मल यूनिफॉर्म पहने हुए थी अचानक दौड़ती हुई मेरी तरफ आई। मैं भी तैयार नहीं था। हम दोनों सीधे टकरा गए। मेरे हाथों को एक मुलायम एहसास हुआ। उसके शरीर से एक अलग ही खुशबू आ रही थी। एक चीख के साथ वह पीछे की तरफ गिरने लगी। मैंने बिना सोचे समझे आगे बढ़कर उसकी कमर पकड़ ली। एक पल में हमारी आंखें एक दूसरे से टकराईं। मेरा दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा। बहुत समय बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ था। पहले सिर्फ लियू छियन ही मुझे इस तरह बेचैन कर पाती थी। वह बेहद खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि कुछ पल के लिए मैं उसे देखता ही रह गया। लेकिन इससे पहले कि मैं खुद को संभाल पाता, मेरे गाल पर जोरदार जलन महसूस हुई। चटाक! उसने मुझे सीधा थप्पड़ मार दिया। छोड़ो मुझे, बदतमीज! उसने मुझे धक्का देकर अलग किया और दोनों हाथ कमर पर रखकर गुस्से में बोली, लेट हो गए हो ना, चलो मेरे साथ प्रिंसिपल ऑफिस। मैं हैरानी से बोला, आप टीचर हैं? उसने तुरंत जवाब दिया, मैं प्रिंसिपल हूँ। मैं उसे देखकर स्तब्ध रह गया। मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल था, नंबर 2 मिडिल स्कूल में इतनी खूबसूरत प्रिंसिपल कब से आने लगी? वह फिर बोली, क्या देख रहे हो? मेरे साथ चलो। समय देखा है, पढ़ाई करनी है या नहीं? लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैं वहाँ से गायब हो चुका था। वह दांत पीसते हुए बड़बड़ाने लगी, ये बदमाश स्टूडेंट अभी थोड़ी देर पहले मुझे छूने की हिम्मत कर रहा था। देखती हूँ इसे कैसे सजा नहीं देती। 5 मिनट बाद स्कूल के स्पोर्ट्स ग्राउंड में मैं बीच मैदान में खड़ा था। मैंने एक सिगरेट जलाई और धीरे धीरे उसका कश लेने लगा। मैं धीरे धीरे सिगरेट के कश ले रहा था और मन ही मन अभी अभी मिली उस महिला प्रिंसिपल के बारे में सोच रहा था। सच कहूँ तो वह बेहद खूबसूरत थी। इतनी कम उम्र में प्रिंसिपल बन जाना और ऊपर से इतनी सुंदर होना, इसके पीछे जरूर कोई कहानी रही होगी। मैं इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी सामने से लोगों का एक झुंड आता दिखाई दिया। सबसे आगे एक आदमी बेसबॉल कैप पहने हुए था और उसके पीछे 10 से ज्यादा छोटे गुंडे चल रहे थे। उनमें से एक बोला, भाई देखो वो आदमी पहले ही पहुंच गया है। दूसरा हंसते हुए बोला, हाँ कम से कम इतना तो समझदार निकला, समय पर आ गया। फिर किसी ने ठंडी आवाज में कहा, लेकिन उसने हमारे हुयन हॉल के आदमी पर हाथ उठाया है। बॉस ने कहा है चाहे वह कोई भी
हो, उसे खत्म कर देना है। यह कहते हुए वे सभी मेरे सामने आकर रुक गए। सबसे आगे खड़े दाऊजी ने मुझे आवाज दी, ओए लड़के, तू ही जियांग चेन है ना? इधर आ, तुझसे कुछ बात करनी है। मैंने हल्की मुस्कान के साथ सिगरेट का टुकड़ा फेंका और कहा, जो कहना है यहीं आकर कहो, मेरे पैर ठीक नहीं है, मैं चलकर नहीं आ सका। यह सुनते ही दाऊजी के बगल में खड़ा एक टैटू वाला आदमी मेरी तरफ बढ़ा और मुझे मारने ही वाला था, लेकिन दाऊजी ने उसे रोक लिया। दाऊजी के चेहरे पर ठंडी मुस्कान आ गई। वह धीरे धीरे चलते हुए मेरे सामने आया और सिर उठाकर बोला, जियांग चेन, पता है इस दुनिया में सबसे जल्दी कौन मरता है? मैंने कंधे उचकाए और मुस्कुराकर जवाब दिया, जो लोग जरूरत से ज्यादा शो ऑफ करते हैं। मेरी बात सुनकर दाऊजी धीरे धीरे दूसरी तरफ मुड़ा, लेकिन अगले ही पल वह अचानक पलटा और पूरी ताकत से मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारने की कोशिश की। लेकिन ऐसी चालें तो मैं जेल में हजारों बार देख चुका था। मैंने एक कदम पीछे हटकर उसका वार आसानी से बचा लिया। दाऊजी के चेहरे पर हैरानी छा गई। फिर वह हंस पड़ा और बोला, अच्छा तो तुझमें थोड़ा दम भी है। उसने मुझे घूरते हुए कहा, तूने मेरे छोटे भाई मा मिंग को चाकू मारा है, अब बता इस मामले का क्या करना चाहिए? मैंने बेपरवाही से कहा, पहले तुम बताओ, मैं सुन रहा हूँ। तभी टैटू वाला आदमी आगे आया। उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी। उसने कहा, हमारे हुयन हॉल का रूल है, तुझे अपने हाथों की 6 उंगलियां और पैरों की 6 उंगलियां छोड़नी होंगी और अपनी बहन जियांग याओ को हमारे हवाले करना होगा। आज रात उसे फिर से ग्राहक सर्व करने हैं। उसकी ये बात सुनते ही मेरी मुठियां कस गईं। मैं एक कदम आगे बढ़ा और उसकी कॉलर पकड़ ली। फिर उसकी आंखों में देखते हुए एक एक शब्द बोलकर कहा, ध्यान से सुन ले, आज के बाद मेरी बहन जियांग याओ वह काम कभी नहीं करेगी। टैटू वाला आदमी तुरंत भड़क गया, हरामखोर, तू मौत को बुला रहा है। उसने मुड़कर मुका उठाया और मेरी तरफ झपटा, लेकिन तभी एक महिला की तेज आवाज गूंज उठी, यहाँ क्या हो रहा है? इतने सारे लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हैं? लड़ाई करनी है क्या? सब तुरंत रुक जाओ वरना मैं सिक्योरिटी बुला लूंगी। मैं भी चौंक गया, क्योंकि जो महिला वहाँ आई थी वह और कोई नहीं बल्कि वही खूबसूरत प्रिंसिपल थी जिससे मैं थोड़ी देर पहले स्कूल के गेट पर टकराया था। दाऊजी ने अपना हाथ रोक लिया और चेहरे पर गंदी मुस्कान लाकर उसकी तरफ बढ़ा। उसके मुंह से तो जैसे लार टपकने वाली थी। प्रिंसिपल मैडम, आप मुझे ढूंढने आई हैं क्या? वह बेहयाई से बोला। अगर चाहें तो आज रात हम दोनों। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही एक जोरदार आवाज आई, चटाक। प्रिंसिपल ने बिना झिझक उसके चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। वह गुस्से से बोली, अपने आप को देखो, क्या तुम अभी भी स्टूडेंट कहलाने लायक हो? बदतमीज। ये देखकर टैटू वाला आदमी भी भड़क उठा। वह आगे बढ़ा और प्रिंसिपल का हाथ पकड़ लिया। फिर गुस्से से चिल्लाया, तू मरना चाहती है क्या? मैं अभी तेरा काम तमाम कर दूंगा। इतना कहकर उसने अपना हाथ उठाया और प्रिंसिपल को मारने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल मैं बिजली की तरह उसके सामने पहुंच गया। मैंने उसकी कलाई पकड़ ली और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, क्लासमेट, क्या तुम्हें अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाया गया? टैटू वाला आदमी पहले से ही मुझ पर गुस्सा था। अब मेरी बात सुनकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। हरामखोर, लगता है तू जीने से तंग आ गया है। इतना कहकर उसने मुझे लात मारने की कोशिश की। मैंने तुरंत पीछे हटकर उसका वार बचा लिया। फिर बिजली जैसी तेजी से आगे बढ़ा और एक अपरकट सीधा उसकी तरफ दे मारा। धड़ाम! एक भारी आवाज गूंजी। मेरा मुक्का उसकी टांग के जोड़ पर जा लगा। टैटू वाला आदमी दर्द से चीख पड़ा और लड़खड़ाते हुए पीछे हटने लगा। मेरे पीछे खड़ी प्रिंसिपल कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाई। तभी बगल में खड़े दाऊजी की हंसी सुनाई दी। हा, कितना मजाकिया है, सच में बहुत मजाकिया। उसने मुझे घूरते हुए कहा, जियांग चेन, लगता है तुझे अपनी जान बहुत प्यारी नहीं है। ये कहते हुए उसने जेब से एक खंजर निकाल लिया। फिर टैटू वाले आदमी के कंधे पर हाथ रखकर बोला, जो भी हुयन हॉल के लोगों को छूता है उसका सिर्फ एक ही अंजाम होता है, मौत। उसने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा और कहा, चूंकि तू अपनी 6 उंगलियां और 6 पैर की उंगलियां छोड़ना नहीं चाहता तो अब मरने के लिए तैयार हो जा। ये कहते हुए वह तेज कदमों से मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसके लिए मेरे पीछे खड़ी प्रिंसिपल जैसे वहां थी ही नहीं। दाऊजी की बात सुनकर प्रिंसिपल का चेहरा सफेद पड़ गया। डर के मारे उसने अचानक मेरे कपड़ों को कसकर पकड़ लिया। मैं हल्का सा मुस्कुराया और पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा। सच कहूं तो वह वाकई बहुत खूबसूरत थी। उसका प्यारा चेहरा, गुलाबी होंठ और मुलायम त्वचा। डर के कारण उसका हाथ अब भी मेरी शर्ट पकड़े हुए था और वह छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मैं मुस्कुराया और फिर वापस दाऊजी की तरफ मुड़ा। सुना है तुम्हारे हुयन हॉल में कोई फागे है? मैंने शांत स्वर में कहा। उसे यहाँ बुलाओ। मेरी बात सुनते ही दाऊजी के चेहरे पर ठंडी मुस्कान आ गई। वह एक कदम आगे बढ़ा और मेरी कॉलर पकड़ ली। फिर गुर्राते हुए बोला, हमारे बॉस को बुलाना चाहता है? किस लिए? मेरे बगल में खड़ी प्रिंसिपल का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। उसके मन में एक अजीब सी उम्मीद पैदा हो गई थी। अभी कुछ देर पहले तक जो लड़का उसे एक छोटा मोटा गुंडा लग रहा था वह अचानक बिल्कुल अलग इंसान क्यों लगने लगा था? पता नहीं क्यों उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसके गाल लाल हो गए। मैंने एक सिगरेट जलाई, गहरा कश लिया और दाऊजी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे उस आदमी को मैंने ही चाकू मारा था और इस आदमी को भी मैंने ही पीटा है। अब बताओ तुम क्या करना चाहते हो? जो भी करना है मैं तैयार हूँ। दाऊजी गुस्से से गरजा, तू मौत को बुला रहा है। मैं दाऊजी कसम खाता हूँ, अगर मैंने तुझे और तेरी बहन को खत्म नहीं किया तो मैं अपना एक हाथ खुद काट दूंगा। इतना कहकर वह डंडा उठाए मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसके शरीर से गुस्से और हत्या की भावना साफ महसूस हो रही थी। लेकिन तभी अचानक उसका फोन बज उठा। उसने मुझे घूर कर देखा और फिर फोन निकाला। स्क्रीन देखते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। पल भर पहले का गुस्सा गायब हो चुका था। हेलो फागे, क्या बात है फागे? मैं यहाँ एक छोटा सा मामला संभाल रहा हूँ, थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। जी फागे। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और गरज कर कहा, उसे बता, जियांग चेन उसे ढूंढ रहा है। हरामखोर, तू कर क्या रहा है? दाऊजी ने गुस्से से मुझे घूरा और मेरा हाथ झटक दिया। तुझे पता भी है मैं किससे बात कर रहा हूँ? लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा फिर बदल गया। वह तुरंत सिर झुकाकर फोन पर बोला, फागे, अभी एक बेवकूफ लड़का बकवास कर रहा था, आप नाराज मत होइए। अचानक फोन के दूसरी
दूसरी तरफ से कुछ ऐसा कहा गया कि दाऊजी के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वह फोन पकड़े पकड़े धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा। उसके पैर तक कांपने लगे। भागे। आप पक्का कह रहे हैं? उसकी आवाज तक कांप रही थी। फिर उसने फोन मेरी तरफ बढ़ा दिया। भागे, आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने ठंडी मुस्कान के साथ फोन लिया। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन दूसरी तरफ से आवाज आई, अभी दाऊजी ने बताया कि तुम्हारा नाम जियांग चेन है। भाई, कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनकी नकल नहीं की जा सकती। मैं मुस्कुराया। दाऊजी और उसके लोगों की तरफ देखा और बोला, हाँ शाओफा, मेरे नाम की नकल करने की हिम्मत किसी में नहीं है। मेरी बात सुनते ही उधर सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड बाद अचानक उत्साहित आवाज आई, चेन भैया, सच में आप हैं? उसकी आवाज कांप रही थी। चेन भैया, आप कब बाहर आए? मुझे कैसे नहीं पता चला? आप अभी कहाँ हैं? मैं तुरंत आपको लेने आता हूँ। मेरे छोटे भाई नियम नहीं जानते। चेन भैया, कृपया नाराज मत होना। फोन पर शाओफा की आवाज सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। सच कहूँ तो दिल थोड़ा भावुक हो गया था। शाओफा, अभी आने की जरूरत नहीं है। आज रात समय निकालते हैं, बैठकर बात करेंगे। जगह तुम तय कर लेना। उधर से चेन फा तुरंत बोला, चेन भैया, आज रात मैं पुराने सारे भाइयों को बुलाऊंगा, हम सब मिलकर बैठेंगे। ठीक है। मैंने फोन काटा और वापस दाऊजी को दे दिया। अब दाऊजी की आंखों में सिर्फ डर और पछतावा था। फोन लेते ही दूसरी तरफ से फिर जोरदार चीख सुनाई दी, दाऊजी बेवकूफ, क्या तुझे जीना नहीं है? तुझे पता भी है जियांग चेन कौन है? वो 4 साल पहले मेरा बड़ा भाई था। अगर वो ना होता तो मैं कब का मर चुका होता। सुन, अभी इसी वक्त चेन भैया से माफी मांग। अगर उन्होंने तुझे माफ नहीं किया तो तेरी खैर नहीं। यह सुनते ही दाऊजी का चेहरा सफेद पड़ गया। फोन कट गया। दाऊजी कुछ पल तक स्तब्ध खड़ा रहा और फिर मेरी तरफ देखने लगा। अभी थोड़ी देर पहले वही आदमी कह रहा था कि अगर मुझे खत्म न कर पाया तो अपना हाथ काट देगा, लेकिन टैटू वाला आदमी अभी तक कुछ नहीं समझ पाया था। वह गुस्से में गाली देता हुआ मेरी तरफ बढ़ा, साला, आज तो तुझे खत्म करके ही दम लूंगा। इस वॉकिंग स्ट्रीट इलाके में कौन है जो मुझे रोक सके? तू जाकर पूछ ले मैं कौन हूँ। ये कहते हुए वह मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने ठंडी हंसी हंसी और दोनों हाथ सीने पर बांध लिए। फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं तुझे आखिरी मौका देता हूँ, घुटनों पर बैठ जा। मेरी बात सुनकर वह जोर से हंसा, हा हा हा, तू तो सच में पागल है, मैं तुझे अभी खत्म कर देता हूँ। इतना कहकर उसने बेसबॉल बैट उठाया और पूरी ताकत से मेरी तरफ वार किया, लेकिन बैट मेरे शरीर तक पहुंच ही नहीं पाई। रुको! अचानक दाऊजी आगे कूद पड़ा। उसने टैटू वाले आदमी का हाथ पकड़ लिया और उसे जोर से पीछे धक्का दे दिया। फिर वह मेरी तरफ मुड़ा और चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान लाकर बोला, चेन भैया, छोटे भाई समझदार नहीं है, आप गुस्सा मत कीजिए। उस पल वहाँ मौजूद हर इंसान स्तब्ध रह गया। टैटू वाला आदमी तो ऐसे खड़ा था जैसे उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया हो। उसके हाथ से डंडा भी जमीन पर गिर गया। अभी थोड़ी देर पहले जो दाऊजी मेरे हाथ पैर काटने की बात कर रहा था, वही अब मेरे सामने नौकर जैसा व्यवहार कर रहा था। इस समय दाऊजी सचमुच मेरे छोटे भाई जैसा लग रहा था। चेन भैया, आइए सिगरेट पीजिए। उसने आदर से सिगरेट निकाली और मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने मुस्कुराकर चारों तरफ देखा और सिगरेट ले ली। अगले ही पल दाऊजी खुद लाइटर जलाकर मेरी सिगरेट सुलगा रहा था। मैंने एक कश लिया और मुस्कुराते हुए कहा, अभी थोड़ी देर पहले तुम अपना एक हाथ काटने की बात कर रहे थे ना? ये सुनते ही दाऊजी का शरीर कांप गया। माफ कर दीजिए चेन भैया, मुझसे गलती हो गई, मैं काबिल नहीं हूँ। इतना कहकर चटाक 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 दाऊजी ने अपने ही चेहरे पर जोर जोर से थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। यहाँ से उसे समझ आ गया था कि वह जो कर रहा है दरअसल अपनी जान बचाने के लिए कर रहा है। दाऊजी भैया, आप क्या कर रहे हैं? पीछे खड़ा टैटू वाला आदमी दाऊजी को हैरानी से देख रहा था। उसे तो अपने बॉस पर ही यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि छटाक दाऊजी पलटा और उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। टैटू वाला आदमी दर्द से अपना चेहरा पकड़कर बोला, दाऊजी भैया, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? आपको तो इस हरामखोर को मारना चाहिए। उसकी बात खत्म होते ही चटाक 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 दाऊजी ने लगातार 3 और थप्पड़ जड़ दिए। चेन भैया से ऐसे बात करता है? मरना चाहता है क्या? ये सब देखकर प्रिंसिपल पूरी तरह से हैरान रह गई। पहले ही दाऊजी का मेरे प्रति अचानक बदलता व्यवहार उसे चौंका चुका था और अब वह मेरे लिए अपने ही आदमी को पीट रहा था। यह उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने मेरी तरफ देखा जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन आखिर में चुप रह गई। दाऊजी ने टैटू वाले की कॉलर पकड़ ली और गरजते हुए बोला, अच्छी तरह देख ले, ये चेन भैया है, अभी इसी वक्त माफी मांग, वरना आज मैं तेरा काम तमाम कर दूंगा। टैटू वाला आदमी पूरी तरह से डर चुका था। उसकी आंखों के आगे तारे घूम रहे थे। अगले ही पल वह धड़ाम से मेरे और प्रिंसिपल के सामने घुटनों पर गिर गया। माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। भले ही उसे अभी तक नहीं पता था कि मैं कौन हूँ, लेकिन उसे इतना जरूर समझ आ गया था कि अगर उसने दाऊजी की बात नहीं मानी तो उसकी खैर नहीं। मैं हल्का सा मुस्कुराया और प्रिंसिपल की तरफ देकर कहा, प्रिंसिपल मैडम, अब इस आदमी का फैसला आप कीजिए। काफी देर बाद वह संभली और बोली, ठीक है। फिर वह टैटू वाले के पास गई और पूछा, अभी तुमने कहा था कि जियांग चेन की बहन को ग्राहक के पास भेजना है, वह ग्राहक कौन है? ये सुनकर मैं भी चौंक गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मेरी मदद करेगी। टैटू वाला आदमी कांपते हुए बोला, वो वांग गे है, आज रात उसने जियांग याओ को बुलाया है। अगर जियांग याओ नहीं गई तो क्या? प्रिंसिपल ने सख्त आवाज में पूछा। उसी समय मेरा दिल बैठ गया। मैं आगे बढ़ा, उसकी कॉलर पकड़ ली और दहाड़ते हुए बोला, याओ याओ मेरी दुनिया है, उसे कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इन 4 सालों में जिसने भी उसे सताया है मैं उससे खून का हिसाब लूंगा। टैटू वाला आदमी कांपते हुए बोला, अगर वो आज रात नहीं गई तो वांग गे उसके दोनों पैर तोड़वा देगा और मुझे भी सजा मिलेगी। उसकी बात खत्म होते ही मैंने उसे जोर से धक्का देकर गिरा दिया। फिर मैं दाऊजी की तरफ मुड़ा और एक एक शब्द पर जोर देते हुए पूछा, मुझे बताओ ये वांग गे कौन है और अभी कहाँ है? दाऊजी कांप गया, कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, चेन भैया, वांग गे बहुत बड़ा आदमी है, हम लोग उसे छू भी नहीं सकते। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। साले ज्यादा चालाक मत बन। दाऊजी पीछे लड़खड़ा गया, फिर डरते हुए बोला, चेन भैया, उसका नाम वांग जिक्सियोंग
योंग है, वॉकिंग स्ट्रीट का सबसे बड़ा अमीर आदमी। उसके पास 3 कॉफी शॉप्स, 5 क्लब्स और 6 मसाज पार्लर्स हैं। उसकी आवाज में साफ था कि वह मुझे डराने की कोशिश कर रहा था। मैं मुस्कुरा दिया, फिर टैटू वाले की तरफ देखकर बोला, जाकर अपने वांगे से कह देना आज रात जियांग चेन खुद उससे मिलने आएगा। टैटू वाला आदमी अविश्वास से मुझे देखता रह गया, फिर जल्दी जल्दी सिर हिलाने लगा। दाऊ जी ने हालात बिगड़ते देख तुरंत मेरे पास आकर कहा, चेन भैया इस बार मुझसे गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया, छोटे भाई को माफ कर दीजिए, हमें अब कुछ काम है, हम चलते हैं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस सिर हिलाया और जेब से सिगरेट निकाल कर जला ली। तभी पीछे से प्रिंसिपल की नाराज आवाज आई, बस करो, सिगरेट पी पी कर खुद को मारोगे क्या? वह मेरे पास आई और मेरे मुंह से सिगरेट खींच कर फेंक दी, फिर गुस्से में बोली, तुम्हें अंदाजा भी है कि अभी तुमने क्या किया है? जानते हो वांग जिक्शुंग कौन है? हमारे एजुकेशन ब्यूरो का डायरेक्टर तक उससे सिर झुकाकर बात करता है। उसके पास इतना पैसा है कि वह तुम्हें खरीद सकता है। एजुकेशन ब्यूरो का नाम सुनकर मैं हंस पड़ा। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, प्रिंसिपल मैडम, मुझे लगता है आप मुझसे ज्यादा परेशान हैं। उसने मुझे घूरा और बोली, तुमसे बात करना ही बेकार है, बस इतना ध्यान रखना कि आज रात कहीं कोई तुम्हें कुत्तों को न खिला दे। फिर उसने कहा, अच्छा बताओ तुम किस क्लास के स्टूडेंट हो, मुझे अब जाना है। मैं मुस्कुराया और बोला, असल में मैं इस स्कूल का स्टूडेंट ही नहीं हूँ, मैं अभी अभी जेल से बाहर आया हूँ। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर पहले हैरानी आई, लेकिन अगले ही पल वह गंभीर हो गई। वह मेरे सामने आई और बोली, अपना फोन नंबर दो। मैंने शरारती अंदाज में कहा, क्या बात है, मुझे लाइन मार रही हो? उसने आंखें तरेरते हुए कहा, सपने देखना बंद करो, मैं सिर्फ यह देखना चाहती हूँ कि तुम कल तक जिंदा रहते हो या नहीं। मैं हंस पड़ा। सच कहूँ तो किसी लड़की का नंबर मांगने का यह सबसे अजीब तरीका था जो मैंने कभी देखा था। आखिर हमने एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज किए और वह चली गई। उस समय मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह औरत मेरी जिंदगी में कितनी अहम बनने वाली है। कई बार मैं उसके लिए पागल होने वाला था और कई बार उसके लिए पूरी दुनिया छोड़ने वाला था। उसकी खूबसूरत परछाई को दूर जाते हुए देखकर मैं मुस्कुराया, फिर एक और सिगरेट जलाई और भीड़ के बीच से चलता हुआ निकल गया। चलते चलते मुझे 4 साल पहले के नंबर 2 मिडिल स्कूल के 4 टाइगर्स याद आ गए। समय बदल चुका था। आज वे तीनों कहाँ थे? सच कहूँ तो वॉकिंग स्ट्रीट में मेरे बहुत से जानने वाले थे, लेकिन अब मुझे नहीं पता था कि उनसे संपर्क कैसे करूं। ऐसा लग रहा था जैसे बिनहाई शहर पूरी तरह बदल चुका हो। तभी मैंने देखा कि शाम हो चुकी है। मैंने फोन निकाला और याओ याओ को मैसेज भेजा, याओ याओ आज रात खाना मत बनाना, मैं बाहर से कुछ अच्छा लेकर आ रहा हूँ। मैसेज भेजने के बाद मैं एक रेस्टोरेंट गया और जेब में बचे थोड़े पैसों से कुछ खाने का सामान पैक करवाया। करीब रात के 2 बजे मैं घर पहुंचा। हाथ में खाना था और चेहरे पर मुस्कान। मुझे यकीन था कि याओ याओ यह देकर बहुत खुश होगी, लेकिन दरवाजा खटखटाने के बाद भी किसी ने नहीं खोला। मैंने कई बार नॉक किया, फिर अचानक मेरे मन में बुरा ख्याल आया, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। तभी सामने वाले घर का एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। उसने कहा, बेटा अब दरवाजा मत खटखटाओ, अंदर कोई नहीं है। मैं तुरंत उसकी तरफ मुड़ा। याओ याओ कहाँ है? बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, वो बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन अब शायद कभी वापस नहीं आएगी। मेरा दिल जैसे रुक गया। आपका क्या मतलब है? मेरे माथे से ठंडा पसीना बहने लगा। बूढ़ा बोला, जिसे भी बातयान ले जाता है वह कभी वापस नहीं आता। ये सुनते ही मैं पागलों की तरह चिल्लाया, बातयान कौन है? बूढ़े ने जवाब दिया, हुयान हॉल का आदमी। फिर उसने कहा, बेटा कोई बेवकूफी मत करना। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने हाथ में पकड़ा खाना जमीन पर फेंक दिया और दौड़ पड़ा। बूढ़ा पीछे से चिल्लाया, रुको मेरी बात तो सुनो। फिर उसने जमीन पर बिखरे खाने को देखा और अफसोस से सिर हिलाया। इतना अच्छा खाना सब बर्बाद हो गया। लेकिन उस समय मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, बातयान को ढूंढना और याओ याओ को बचाना। मुझे नहीं पता था कि कहाँ जाना है। मैं सड़क पर दौड़ा और एक टैक्सी रोक ली। टैक्सी मेरे सामने रुकी और मैं तुरंत अंदर बैठ गया। ड्राइवर ने मेरी घबराई हुई हालत देखकर पूछा, कहाँ जाना है? मैं जोर से चिल्लाया, मुझे बातयान के पास ले चलो जल्दी। मेरी बात सुनते ही ड्राइवर वहीं का वहीं जम गया। नहीं भाई, मैं ये राइड नहीं करूंगा, तुम जल्दी से गाड़ी से उतर जाओ। ड्राइवर ने मुझे घूरते हुए कहा, इस वॉकिंग स्ट्रीट में ऐसा कौन है जो बातयान को नहीं जानता? वह ऐसा आदमी है जो लोगों को खत्म कर देता है और किसी को पता तक नहीं चलता। यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन के चीफ जांग भी उससे डरते हैं। तुम्हें इतनी जल्दी में देकर लग रहा है कि तुम बातयान से पंगा लेने जा रहे हो। ये तो अपनी मौत को बुलाना है। ड्राइवर को अपनी बात पर अड़ा देकर मैंने अपनी टाइगर ब्लेड निकाल ली और उसकी गर्दन की तरफ तान दी। फिर ठंडी आवाज में बोला, मैं तुम्हें आधा घंटा देता हूँ, मुझे बातयान तक पहुंचा दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। ड्राइवर का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। ठीक है बड़े भैया, चाकू नीचे रखिए, मुझे मत चोट पहुंचाइए, मैं अभी गाड़ी चलाता हूँ। उस पल एक बार फिर साबित हो गया कि कई बार ताकत सबसे तेज सोल्यूशन होती है। अगले ही पल टैक्सी सड़क पर गरजती हुई दौड़ने लगी। इसी दौरान मैंने अपना फोन निकाला और पुराने भाइयों के नंबर ढूंढने लगा। लेकिन 4 साल में सब कुछ बदल चुका था। जिन भाइयों के साथ मैंने कभी जान देने की कसम खाई थी, सबने अपने कॉन्टैक्ट बदल लिए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे इस दुनिया से गायब हो गए हों। लगभग 20 मिनट बाद टैक्सी एक जगह आकर रुकी। सामने एक बड़ा सा बार था जिसका नाम था वान हुओ बार। ड्राइवर कांपती आवाज में बोला, बड़े भैया बातयान शायद अंदर ही है, अब आप उतर जाएंगे ना? उसकी आवाज से साफ लग रहा था कि वह बुरी तरह डर चुका था। ड्राइवर जल्दी से बोला, नहीं बड़े भैया, पैसे रहने दीजिए, किराया नहीं चाहिए। मैंने उसे घूर कर देखा और कहा, क्या मैं ऐसा आदमी हूँ जो पैसे दिए बिना चला जाए? लेकिन जैसे ही मैंने अपना वॉलेट खोला, मैं खुद असहज हो गया। उसमें सिर्फ 3 युआन बचे थे। मैंने वही 3 युआन निकालकर ड्राइवर की तरफ फेंक दिए और कहा, बाकी रख लेना। ये कहकर मैं थोड़ा शर्मिंदा सा होकर टैक्सी से उतर गया। ड्राइवर कांपते हाथों में 3 युआन पकड़े मुझे वनहुओ बार के अंदर जाते हुए देखता रहा और बड़बड़ाया, हरामखोर लड़का, मैं यहीं इंतजार करूंगा, देखता हूँ तू जिंदा बाहर निकलता भी है या नहीं। बार के अंदर काफी भीड़ थी और माहौल भी बहुत शोरगुल वाला था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बातयान को कहाँ ढूंढूं। तभी मेरी नजर इधर
इधर उधर घूमते हुए अचानक एक परिचित चेहरे पर जा रुकी। मैं यकीन ही नहीं कर पाया कि इस जगह पर नमडॉन 2 मिडिल स्कूल की प्रिंसिपल वांग शिन मिल जाएगी। वांग शिन एक मोटे और भारी भरकम आदमी के पास बैठी थी। उसके आसपास भी कई लोग मौजूद थे। उस आदमी का मोटा हाथ वांग शिन के कंधों पर था। वांग शिन के चेहरे पर साफ नफरत दिखाई दे रही थी, लेकिन वह कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मैं कुछ देर तक सोचता रहा, लेकिन आखिरकार उसकी तरफ बढ़ गया। पता नहीं क्यों इस औरत में कोई अजीब सी ताकत थी जो मुझे उसकी तरफ खींचती रहती थी। तभी एक भारी मेकअप वाली औरत मुस्कुराकर वांग शिन से बोली, छोटी वांग, आज रात तुम बातियान भैया के साथ रहोगी, समझी? वांग शिन का चेहरा सफेद पड़ गया। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। मैं मन ही मन हंस पड़ा। सच में किस्मत भी कमाल की चीज है। जिसे ढूंढ रहा था वो खुद सामने मिल गया। मैं एक तरफ खड़ा होकर उन्हें देखने लगा। बातियान मुस्कुराकर बोला, प्रिंसिपल वांग, मैं तो कब से तुम्हारी तारीफ सुन रहा हूँ। मेरे साथ रहोगी तो सिर्फ मजे करोगी, आराम से खाओगी पियोगी, किसी चीज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इतना कहते हुए उसका हाथ वांग शिन के शरीर की तरफ बढ़ने लगा। वांग शिन घबरा गई और तुरंत खड़ी हो गई। बातियान का चेहरा बदल गया। क्या हुआ? वांग शिन डरते हुए बोली, मुझे वॉशरूम जाना है। उसकी आवाज तक कांप रही थी। तभी वही मेकअप वाली औरत भी उठ खड़ी हुई। उसे पता था कि वांग शिन बहाना बनाकर निकलना चाहती है। उसने गुस्से से वांग शिन को घूरा और हाथ बांधकर बोली, प्रिंसिपल वांग, क्या तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारा स्कूल है? मैं बता दूं, यह बातियान भैया का इलाका है। वह वांग शिन के सामने जाकर खड़ी हो गई और बोली, अच्छी तरह सोच लो, अगर तुम बातियान भैया के साथ नहीं रहोगी तो तुम्हारे पिता की खैर नहीं होगी। सनयान, तुम। वांग शिन ने दांत भींच लिए। ऐसा लग रहा था जैसे वह लड़ने को तैयार हो। सनयान हंस पड़ी। क्या हुआ? मुझे मारोगी? वांग शिन, मैं फिर कहती हूँ, ये बातियान भैया का इलाका है। अगर तुम। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करती, मुझसे रहा नहीं गया। मैं एक कदम आगे बढ़ा और सीधे उसके सामने पहुंच गया। अगले ही पल छटाक मेरा हाथ उसके चेहरे पर पड़ चुका था। पूरा बार एकदम शांत हो गया। हर कोई वहीं जम गया। यहाँ तक कि सोफा पर बैठे बातियान का मोटा पेट भी हिल गया। 3 सेकंड बाद सनयान चीखी, साले तू क्या कर रहा है? तूने मुझे मारा? तुझे पता भी है मैं। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैं हंसा और बोला, क्यों? अभी तो तुम खुद कह रही थी कि तुम्हें मारूं। और फिर छटाक मैंने उसे दूसरा थप्पड़ भी जड़ दिया। फिर मैंने चारों तरफ देखा और ठंडी आवाज में कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, लेकिन आज मैं साफ कह रहा हूँ, वांग शिन मेरी औरत है। जो भी इसे छूने की कोशिश करेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर मैंने वांग शिन को अपनी तरफ खींच लिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। एक पल के लिए पूरा माहौल जम गया। वांग शिन मेरी तरफ खाली निगाहों से देखती रही। उसका चेहरा इतना लाल और सफेद हो रहा था कि वह खुद समझ नहीं पा रही थी क्या हो रहा है। स्कूल में सख्त और घमंडी दिखने वाली प्रिंसिपल इस समय एक शांत चिड़िया की तरह मेरी बाहों में खड़ी थी। काफी देर बाद मेरे पीछे से ठंडी हंसी सुनाई दी। बातियान अपना भारी शरीर हिलाते हुए खड़ा हो गया। उसके हाथ में वाइन ग्लास था। वह लगातार सिर हिलाते हुए मुझे देख रहा था। अच्छा, बहुत अच्छा लड़के, तुम में हिम्मत तो है। बहुत समय हो गया किसी को मेरे सामने ऐसी बातें करते हुए। उसके चेहरे की चर्बी तक गुस्से से कांप रही थी। वह आगे बढ़ा और सनयान को अपनी बाहों में खींच लिया। फिर मेरी तरफ देखकर बोला, तुमने अभी जो कहा वो काफी दिलचस्प था। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, सनयान मेरी औरत है। तुमने अभी उसे मारा है, तो बताओ अब इस मामले का क्या किया जाए? बातियान की बात सुनते ही सनयान के चेहरे पर एक उम्मीद भरी मुस्कान आ गई। उसने लालच भरी नजरों से बातियान को देखा और बोली, तियान भैया, आप ही मेरे लिए इंसाफ कीजिए। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे वह अभी रो पड़ेगी। मैं मुस्कुराया और बोला, माफ करना, शायद तुमने मेरी बात ठीक से नहीं सुनी। मैंने कहा था कि जो भी मेरी औरत को हाथ लगाएगा उसका अंजाम बुरा होगा, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में तो कुछ कहा ही नहीं। फिर मैं हंस पड़ा। इस औरत की बात कर रहे हो? हाँ हाँ, जिसे पता नहीं कितने लोग छोड़ चुके हैं, उसे भी तुम अपने पास रखना चाहते हो। बातियान, सच में तुम्हारी पसंद बहुत अजीब है। मेरी बात सुनते ही मेरी बाहों में खड़ी वांग शिन का चेहरा लाल हो गया, जबकि सामने खड़े बातियान और सुनयान के चेहरे गुस्से से काले पड़ गए। ऐसा लग रहा था जैसे वे मुझे जिंदा निगल जाएंगे। बातियान गुस्से में चिल्लाया, सुनयान को एक तरफ धकेला और मेरी तरफ बढ़ते हुए बोला, जियांग चेन, आज तू बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। फिर उसने चिल्लाकर कहा, आओ इसे पकड़ लो। उसके आदेश के साथ ही आसपास खड़े कई लोग आगे बढ़े और मुझे तथा वांग शिन को अलग कर दिया। मैंने फिलहाल कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं सच में हाथ उठा दूं तो मामला बहुत दूर तक जा सकता है। बातियान वांग शिन की तरफ बढ़ा, फिर मेरी तरफ देखकर ठंडी हंसी हंसा और बोला, ध्यान से देख, मैं तेरी औरत को छू रहा हूँ, अब क्या करेगा? इतना कहकर उसने अपना मोटा हाथ वांग शिन के सफेद कंधे पर रख दिया। उसी समय सुनयान भी मेरी तरफ आई और तिरस्कार भरी नजर से मुझे देखते हुए बोली, तुमने मुझे 3 थप्पड़ मारे थे, अब देखना तुम्हें इसका कितना भारी दाम चुकाना पड़ेगा। मैं हंसकर बोला, औरत, तुम्हें खुद पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। उधर बातियान वांग शिन को पकड़े हुए था, लेकिन उसकी निगाहें लगातार मुझ पर टिकी थीं। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। जियांग चेन, तेरी औरत सच में बहुत खूबसूरत है। पता नहीं तूने उसकी कद्र की भी है या नहीं। उसके आदमी जोर जोर से हंसने लगे। उनके लिए मैं सिर्फ एक मजाक बन चुका था। मैं गुस्से से गिर बातियान, अगर तुमने उसे दोबारा हाथ लगाया तो मैं तुम्हारा एक हाथ काट दूंगा। बातियान जोर से हंस पड़ा। तभी अचानक बार के बाहर से तेज कदमों की आवाजें आने लगी। शोरगुल के बीच धातु के घिसटने जैसी आवाज गूंजी। अगले ही पल काले बनियान पहने और टैटू वाले कई आदमी अंदर घुस आए। सबसे आगे था चेनफा, वही चेनफा जो 5 साल पहले मेरे पीछे पीछे घूमने वाला छोटा भाई था। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, वह दहाड़ा, सब रुक जाओ। उसने आगे खड़े बातियान को एक लात मारकर रास्ते से हटाया और चिल्लाया, जो भी चेन भैया को हाथ लगाएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बातियान जमीन पर गिर गया। उसके चेहरे की अकड़ पल भर में गायब हो गई। उसने कांपते हुए पूछा, चेनफा, तुम यहाँ कैसे
कैसे? ये लड़का तुम्हारा कौन है? लेकिन चेन फा ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वह सीधे मेरे सामने आया, सिर झुकाया और अपराध बोध से भरी आवाज में बोला, चेन भैया माफ कर दीजिए, मैं देर से पहुंचा। जैसे ही दाऊजी का फोन आया, मैं भाइयों को लेकर तुरंत निकल पड़ा। फिर भी आपको परेशानी उठानी पड़ी। यह देखकर बार में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। बातियान और सुन यान के चेहरे एकदम सफेद पड़ गए। वॉकिंग स्ट्रीट में कौन नहीं जानता था कि चेन फा कितना प्रभावशाली आदमी बन चुका है, लेकिन वही आदमी मेरे सामने सिर झुकाकर खड़ा था और मुझे चेन भैया कह रहा था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। मेरी नजरें अभी भी डर से कांप रही सुन यान पर टिकी थीं। मैंने ठंडी आवाज में पूछा, याओ याओ कहाँ है? सुन यान का शरीर कांप उठा। उसकी सारी अकड़ गायब हो चुकी थी। वह जल्दी से बातियान के पीछे छिप गई और हकलाते हुए बोली, वो बार के पीछे वाले स्टोर रूम में है। मैंने उसे चोट नहीं पहुंचाई, बस बंद करके रखा था। रात में उसे बॉस वांग के पास भेजने वाले थे। चुप! मैंने आगे बढ़कर उसे एक थप्पड़ मार दिया, फिर बिना एक पल रुके बार के पीछे की तरफ दौड़ पड़ा। चेन फा तुरंत समझ गया। उसने अपने 2 आदमियों को मेरे साथ भेजा और खुद बाकी लोगों के साथ बातियान और सुन यान को घेर लिया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वह दहाड़ा, चेन भैया की बहन को छूने की हिम्मत की है? तुम लोगों ने अपनी मौत खुद बुला ली है। दोस्तों, फिलहाल इस मैनवा के इतने ही पार्ट्स बने हैं। जैसे ही इसके बाकी पार्ट्स आएंगे, मैं उन्हें इसी चैनल पर एक्सप्लेन करके अपलोड करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, ताकि अगला पार्ट आते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।